हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स एकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर आप लोगों को आज क्लास 12th के रे ऑप्टिक्स पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। रे ऑप्टिक्स के 4-5 पार्ट आ रहे हैं, उस 5 पार्ट को क्लियर कीजिए, रे ऑप्टिक्स क्लियर हो जाएगा। उसमें आपके सारे टॉपिक्स को क्लियर करूंगा और सारे कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको मुझसे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, या फिर उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, सीधे से आप कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक से बहुत ही जबरदस्त टॉपिक से, इसीलिए वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की जो टॉपिक है सबसे जबरदस्त टॉपिक है। देखते हैं हम आज के टॉपिक्स पढ़ना क्या है। पहला टॉपिक जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जो कि एक तरीके से कहा जाए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें बताता रहता है। फिर सेकंड टॉपिक से ऑप्टिकल फाइबर्स है, फिर न्यूमेरिकल्स इन दोनों पे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आएगा, क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस उसको बताऊंगा मैं। और मैं बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल्स, कुछ रिफ्लेक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे बताऊंगा। लेंस मेकर फॉर्मूला, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो लेंस मेकर फॉर्मूला, डेफिनेटली आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी आने के पूरे चांसेस है 2023 के एग्जामिनेशन में। और फिर पावर ऑफ द लेंस, लीनियर मैग्निफिकेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से वीडियो को मैं एंड करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को। चलिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट के बारे में रिफ्लेक्शन हो जाए, यानी वहां पे रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट ही ना आए। जैसे मैंने क्या किया, जैसे ऑब्जर्वर क्या किया, यहाँ पे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट को क्या किया, ट्रांसमिट किया। तो रे को ट्रांसमिट किया तो इन्होंने देखा कि जब स्ट्रेट लाइन में करेंगे तो पूरी तरीके से रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, कुछ एंगल पे रे को इंसिडेंट किया, यानी ऐसा इंसिडेंट एंगल जो कि क्रिटिकल एंगल से कम हो। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जहां पे रिफ्लेक्शन की वैल्यू कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो जब मैंने क्रिटिकल एंगल से छोटा रखा तो क्या हुआ, लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने क्रिटिकल एंगल की इक्वल किया इंसिडेंट एंगल, देखो I इक्वल टू IC लिखा है यहाँ देखो, तो उसी समय क्या हुआ, ये इसके सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुआ। उधर नहीं है लेकिन सरफेस पे था। लेकिन जैसे ही मैंने इंसिडेंट I इज ग्रेटर देन IC, यानी जैसे ही मैंने इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर किया, यानी 90 डिग्री से ग्रेटर किया, तो अब लाइट अब उस रेडियल मीडियम में नहीं जा रहा है, अपने डेंसर मीडियम में जा रहा है, यानी टोटली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो इसी को बोलेंगे टोटली रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा रे जो टोटली रिफ्लेक्ट हो गया है, जहां पे पूरी तरीके से रिफ्लेक्शन हो गया है और वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हो पाया, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप डिफिनेशन को देख लीजिए, द फिनोमेना इन विच ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ग्रेटर हो जाए किससे, क्रिटिकल एंगल से, then denser to rarer medium is totally reflected back into the denser medium is called total internal reflection. The phenomena where the ray are totally reflected back into the rarer medium is called total internal reflection. total internal reflection के कॉन्सेप्ट को यही कहा जाता है कि लाइट का अब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अब पूरी तरीके से जिस मीडियम में उसी मीडियम लाइट रह जाएगा, उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कॉन्सेप्ट की कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या हो, लाइट हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा हो। पहला कंडीशन क्या हो, लाइट किसमें जा रहा हो, डेंसर से किधर जा रहा हो बेटा, रेयर में। कंडीशन समझ में आ रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा हो तभी रिफ्लेक्शन होगा। कौन सा, टोटल इंटरनल। और दूसरा जो हमारा इंसिडेंट एंगल हो, हमेशा किससे ग्रेटर हो, क्रिटिकल एंगल से, तभी यही फिनोमेना होगा। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो ये फिनोमेना होगा ही नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डेंसर से रेयर जा रहा हो और क्रिटिकल एंगल से हमेशा ग्रेटर हो हमारा इंसिडेंस एंगल। So that's the reason हम ये फॉर्मूला जान सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है म्यू इक्वल टू 1 अपॉन sin IC। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इस पे भी न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। म्यू इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन sin IC। क्लियर हो जाएगा। चलो अब आगे बात करते हैं हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स, जो बड़ा अच्छा टॉपिक है एनसीईआरटी का। देखते हैं, एन ऑप्टिकल फाइबर इज ए हेयर थिन लॉन्ग स्ट्रैंड। एक हेयर थिन लॉन्ग स्ट्रैंड होता है जो कि ग्लास या क्वार्टज का अच्छी क्वालिटी का बना होता है, जो सराउंडेड होता है ग्लास कोटिंग से, जिसको हम लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर होती है। ये हमेशा गाइड मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग एन ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हम सिग्नल देखते हैं, जैसे बेटा आप लोग देखते होंगे जब ट्रेन वगैरह जाता है तो एक रेड कलर का ट्रांस से दिखाते हैं ना, एक रॉड टाइप से होता है, उसको दिखाते हैं कि ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, वो सब दिखाते हैं ना, उस सब ऑप्टिकल फाइबर्स के बने होते हैं। देखिए ऑप्टिकल फाइबर्स में जो ये कवर्स होते हैं, ये ग्लास कोटिंग होते हैं,
जिसपे बफर कोटिंग किया जाता है। बफर कोटिंग मतलब जिससे कि वो अच्छे तरीके से उसका स्ट्रेंथ बना रहा है और वो चीज ब्रेकेबल ना हो। और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डबल टाइप के होंगे, क्योंकि एक प्लास्टिक का होगा, एक ग्लास का होगा या क्वार्टर्स का होगा। इसलिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू1 और म्यू2 लिखा है, क्योंकि दो मटेरियल का बना है, तो दोनों का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं कि क्वेश्चंस जो कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चन को करते हैं दोनों को सीबीएसई के। एक क्वेश्चन में आईआईटी का क्वेश्चन डाला हूं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन का लेवल को अप किया जाए, जिससे कि बच्चों को मजा आए पढ़ने में, तो सब बच्चे पढ़ सके जो तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए। देखा क्वेश्चन पहला दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर ए मटेरियल ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स √3। अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स √3 है तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने बताया है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है 1/sin IC। तो sin IC इक्वल टू बेटा क्या होगा? 1/μ होगा ना बेटा? बेटा ये यहां गया और म्यू नीचे चला गया, चलो तो हो जाएगा 1/√3। sin IC इक्वल टू क्या होगा? 1/√3। इतना क्लियर हो गया भाई? यही फॉर्मूला है ना। साइन कितने वैल्यू 1/√3 होता है? होता है किसी की वैल्यू? नहीं होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? रेशनलाइज कर सकते हैं √3 से √3 में। रेशनलाइज करेंगे तो बेटा क्या होगा? ये √3 का √3 से हो जाएगा 3, और इसको हम लिख सकते हैं √3/3 या 1/√3 की वैल्यू याद कर लो। इतना नहीं आ रहा है तो बेटा इतना छोड़ दो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इतना 1/√3 छोड़ दो। तो IC इक्वल टू क्या होगा? IC इक्वल टू होगा sin इनवर्स 1/√3। सीधी सी बात है, आंसर आ गया। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन कर रहा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब उसमें क्वेश्चन में क्या था? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया था, तो मतलब एंगल दिया था तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना था, और इसमें एंगल दिया है तो हमें स्पीड निकालना है। तो पहले हम क्या दिया है? गिवन IC इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है? 1/sin IC। तो क्या हो जाएगा बेटा? 1/sin IC की वैल्यू कितना दिया? 30। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होता है, तो क्या हो जाएगा? 2। इन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? 2। अब हम फार्मूला जानते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा? C/μ हो जाएगा। लाइट की स्पीड कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁸ अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है? 2। तो 2 में 3 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना इजी से आपने क्वेश्चन लगा लिया। ठीक है, अब सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आज के सेशन का। क्या क्वेश्चन कर रहा है? ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यस इट प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए वेसल। एक पॉइंट सोर्स एस है जो कि इस वेसल के बॉटम पे रखा गया है, कंटेनिंग लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 5/3, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 5/3। ए पर्सन इज लिविंग ऑफ द सोर्स फ्रॉम अबव द सरफेस देयर इज एन ऑपेक डिस्क ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। इसको जब ऊपर से देखा गया तो डिस्क का रेडियस दे दिया गया है, ये कितना दे दिया है? 1 सेंटीमीटर, यानी जो R है वो 1 सेंटीमीटर है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 5/3 दिया है। चलो भाई यहां लिख दे रहा हूं, म्यू इक्वल टू 5/3 याद रख लेना, और रेडियस कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। The center O of the disc lies vertically over the surface. The liquid from the vessel is gradually drained out through the tap. What is the maximum height of the liquid for which the source can be seen? वो मैक्सिमम हाइट याद कीजिए जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। तो डिस्क के ऊपर से देख रहे हैं तो कितने हाइट पे रखा जाए डिस्क को कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे दे। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या जानते हैं? म्यू इक्वल टू क्या होता है? 1/sin IC। ये पढ़े हम लोग ना, तो बताओ बेटा sin IC इक्वल टू क्या होगा? sin IC इक्वल टू होगा 1/μ। कॉमन सेंस है। अब इसमें देखो साइन कैसे निकालोगे? तो अगर ये एंगल है तो ये देखो दिखाई बेटा, देखो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। अगर ये h दिया है हाइट और ये रेडियस r दिया, तो ये क्या होगा? ये वाला साइड, ये वाला साइड। जैसे बेटा मैंने कह दिया ये ऐसे बनाया है और ये ऐसे बना है, तो अगर ये बेटा r दिया है ये h, तो ये r² + h² होगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। ये वर्टिकली क्या होगा? r² + h² होगा। तो साइन की वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया r और बेस परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस होता है, सॉरी p/h होता है, तो ये हो गया r हो गया, ये r² + h²। तो r/r² + h² इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1/μ। ये चीज रूट में होगा क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या होगी? रूट में r² + h²। तो बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां हो जाएगा r² + h² इक्वल टू 1/μ²। तो r² μ² इक्वल टू क्या होगा? r² + h²। r² μ² - r² इक्वल टू h², क्योंकि हमको h की वैल्यू निकालना है ना बेटा।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या होगा बताओ, रूट में आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ आर बाहर हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो आर की वैल्यू 1 हो गया, रूट में म्यू की वैल्यू बेटा कितनी है 5/3, तो 5/3 का स्क्वायर माइनस 1। तो इसको सॉल्व करो, 5/3 का स्क्वायर करोगे 25/9 हो जाएगा माइनस 1। तो चलो भाई h इक्वल टू रूट में 25 माइनस 9 बन जा 9/9, 25 में से 9 गया 16, तो रूट में 16/9 यानी 4/3, यानी हाइट कितना हो जाएगा 4/3। कितनी इजी तरीके से मैंने लगा दिया क्वेश्चंस को, और इस तरीके से आप भी लगा सकते हो। सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। रिफ्लेक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, किसी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए हमें रिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या निकालना है। मान लो ऑब्जेक्ट ओ है जिसके लिए एंगल बनना है अल्फा, जो इंसिडेंट हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जिसके एंगल बनना है बीटा, और ऑब्जेक्ट पे जहां इमेज बनना है वहां पे एंगल बनना है गामा, और इंसिडेंट एंगल आई है, रिफ्लेक्शन एंगल क्या है आर है। ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम है। तो बेटा अगर मैंने बात करूं tan अल्फा की वैल्यू क्या होगा, इसमें टेंजेंट की बात करते हैं इन ट्रायंगल, किसमें बेटा बात करेंगे ओ एन एम, इन ट्रायंगल ओ एन एम में चलेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया एम एन अपॉन बेस क्या हो गया ओ एम। अब tan अल्फा को अल्फा मान लो, अल्फा इक्वल टू क्या होगा एम एन बाई ओ एम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ऐसी सिमिलरली tan बीटा को क्या बोलेंगे बेटा, tan बीटा, बीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया एम एन, बेस क्या हो गया एम एन सी, एम एन बाई क्या हो गया एम सी, तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया एम एन बाई एम सी। अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, एंड tan गामा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया एम एन, और गामा के लिए बेस क्या हो गया एम आई हो गया, तो गामा इक्वल टू क्या होगा एम एन बाई क्या हो जाएगा एम आई हो गया। क्लियर। अब बताओ बेटा यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आई है और ये अल्फा विस्तार, क्योंकि बेटा ये एक्सटर्नल एंगल है, अगर इस ट्रायंगल में चलोगे पूरा ये ट्रायंगल में तो एक्सटर्नल एंगल क्या है आई, इंटरनल एंगल अल्फा प्लस बीटा है। मैंने तुम लोग बताया है कि जैसे बेटा कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का अगर मैं एक्सटीरियर एंगल निकालूं तो ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, और अगर मैं ये निकालूंगा तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, पढ़े हैं क्लास 10th में ना। तो ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के, तो आई इक्वल टू क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो आई इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितना आया है एम एन बाई कितना बेटा ओ एम, प्लस बीटा इक्वल टू क्या है एम एन बाई क्या हो गया एम सी, कितना हो गया, और इन दोनों का एक्सटर्नल बीटा है और ये आर और गामा इंटरनल एंगल है, एंड आर बीटा इक्वल टू क्या होगा आर प्लस गामा, तो आर इक्वल टू होगा बीटा माइनस गामा, बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा, तो आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा, तो आर इक्वल टू क्या होगा बेटा, बीटा की वैल्यू है एम एन अपॉन एम सी, माइनस गामा क्या है एम एन बाई क्या एम आई। अब हम लोग जानते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन वन बाई एन टू, किससे, स्नेल्स लॉ से। तो बताओ यहाँ पे एन टू साइन आई इक्वल टू क्या होगा एन वन साइन आर, तो रख दो वैल्यू, n2 साइन आई की वैल्यू कितना है, मान लो ये आई, मान लो अगर स्मॉल एंगल के लिए साइन आई किसके बराबर होगा आई के, और साइन आर किसके बराबर होगा आर के, तो साइन आई की जगह आई लिखेंगे तो n2 आई हो जाएगा और यहाँ n1 आर हो जाएगा। तो n2 आई की वैल्यू कितना बेटा mn अपान क्या है ओ एम प्लस mn अपान mc इक्वल टू आर, n1 इक्वल टू आर, तो n1 r की वैल्यू कितना बेटा mn बाई mc माइनस mn बाई mi, तो mn सब में कॉमन कर दिया मैंने, कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा n2 बाई om प्लस n2 बाई mi इक्वल टू क्या होगा n1 बाई mi माइनस n1 बाई mi, यह mc होगा सॉरी। तो देखो बेटा एम आई एक साथ जाएगा और बिना एम आई वाला एक साथ आएगा, तो देखोगे बेटा ये इस तरह से जाएगा और ये क्या कर सकते हैं n1 mc एक साथ हो जाएगा, तो n2 बाई ओ एम माइनस n1 बाई mc इक्वल टू क्या होगा माइनस टाइम n2 बाई mi माइनस n1 बाई mi। तो बेटा देखो ओ एम क्या है, अगर मैं ओ एम की बात करूंगा तो यू होगा जिसकी वैल्यू होगा माइनस यू,
तो n2 बाई माइनस यू माइनस n1 बाई mc कितना है बेटा r हो गया, इक्वल टू बेटा माइनस टाइम n2 अपान mi कितना है बेटा n2 माइनस n1 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा mi हो जाएगा। तो mi की वैल्यू कितना है बेटा, mi की वैल्यू है हमारे पास v, तो यहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, कहां गड़बड़ किया मैंने, n2 n1 हो गया, mi हो गया, n2 n1 mi है क्या, v है, जबकि यहां आना चाहिए mc आना चाहिए था, mc होना चाहिए था। i की वैल्यू क्या है mn बाई mc, यहाँ mc हो, यहाँ मैंने यही गलती किया है, एक मिनट मैंने यहाँ पे गलती कर दिया उतारने में, यहाँ पे गलती किया है, यहाँ देखिए n2 मैंने कैंसिल हो गया, तो यहाँ n2 बाई क्या होगा OM प्लस यहाँ होगा n2 बाई MC इक्वल टू क्या होगा n1 अपान MC माइनस क्या होगा n1 अपान mi। अब सही है, अब देखो बेटा इसको इस तरफ ले जाएंगे और इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो यहां क्या होगा n2 बाई MC माइनस n1 बाई MC इक्वल टू क्या होगा माइनस टाइम n2 बाई OM माइनस n1 बाई mi। तो यहां देखो n2 माइनस n1 बाई MC इक्वल टू क्या होगा माइनस n2 बाई OM माइनस n1 बाई mi। आगे देखते हैं बेटा क्या आएगा n2 माइनस n1 बाई MC, तो MC की वैल्यू कितना है बेटा R इक्वल टू माइनस टाइम n2 बाई OM, OM की वैल्यू कितना है बेटा माइनस U माइनस n1 अपान mi कितना बेटा दिया mi है V, तो यहां देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां हो गया n2 माइनस n1 बाई R इक्वल टू क्या होगा n2 बाई U माइनस n1 बाई V। क्लियर, प्रूफ हो गया। अब सेम इसी फॉर्मूले पे आपका ये क्वेश्चन वर्कशीट दिया जा रहा है, आपको क्या करना है लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए कॉन्वेक्स सर्किल ग्लास, म्यू दे दिया है 1.5, म्यू1 म्यू2 मतलब म्यू2 दिया है ये, और म्यू1 दिया है ग्लास यानी 1 हो गया, एयर के लिए आर दे दिया है बेटा कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर। अब बताना है इसका ग्लास सरफेस का जो सोर्स है वो 100 सेंटीमीटर दिया है, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज यानी u कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, तो आपको v निकालना है। सेम क्वेश्चन लगा लोगे आप लोग इजी वे से, यही फॉर्म लगेगा n2 माइनस n1 बाई r इक्वल टू n2 बाई u माइनस n1 बाई v। सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब आगे वीडियो में देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कर सकते हो हेडिंग है जिसका नाम है लेंस मेकर फार्मूला। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि लेंस मेकर फार्मूला जो कि प्रीवियस ईयर 2022 में आ चुका है और इस सब में आने की चांसेस काफी ज्यादा है। देखते हैं कि ये लेंस है हमारा कॉन्वेक्स, और यहाँ पे जो इमेज में बनना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओ है, इमेज आई बनना है, एक इमेज और बनाया जा रहा है I1 U V1 V R1 R2 ये सब आप जानते हो आप तरीके से। चलो भाई लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा भाई, पहला इधर लगाओगे तो क्या होगा n2 बाई V1 माइनस n1 बाई इधर इमेज क्या है U इक्वल टू n2 माइनस n1, यहाँ V1 है तो यहाँ इमेज क्या हो गया R1, इट इज सब कर्वेचर। और अगर बेटा सिमिलरली अगर मैं इस तरीके से निकालूं इस साइड का, तो इसका क्या होगा बेटा, यहां होगा हमारे पास पहली बार क्या होगा n2 अपान यहाँ पे क्या होगा V n1 अपान V सॉरी n1 अपान V माइनस n2 बाई क्या होगा V1 इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई क्या होगा R2। बेटा यहाँ पे 2 था इसलिए 2 पहले लिखा, यहाँ 1 है इसलिए पहले मैंने 1 लिखा। अब दोनों इक्वेशन बहुत ही सिंपल ट्रिक से लगाओ, बस ये दोनों इक्वेशन तैयार करो बेटा ना, चुटकियों में लगा सकते हो। मैंने क्या किया, दोनों एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिलेगा बेटा n2 बाई V1 माइनस n1 बाई U प्लस इसको ऐड करो n1 बाई E माइनस n2 बाई V1 इक्वल टू क्या होगा बेटा n2 माइनस n1 बाई R1 प्लस n1 माइनस n2 बाई R2। तो यहां से देखो n2 V1 से n2 V1 कैंसिल, यहां देखो पहले n1 बाई V माइनस n1 बाई U, ठीक है हाँ क्लियर। और इक्वल टू बेटा यहां देखो n2 माइनस n1
बाई R1। बेटा यहाँ भी N2 माइनस N1 करना होगा तो माइनस कॉमन करना होगा, तो यहाँ भी क्या होगा N2 माइनस N1 बाई R2। तो यहाँ बेटा N1 को कॉमन कर देंगे तो 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू बेटा यहाँ N2 माइनस N1 कॉमन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू क्या होता है 1 बाई F। तो N1 इंटू 1 बाई F इक्वल टू क्या होगा N2 माइनस N1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। 1 बाई F रहने दो, ये N1 किधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1 बाई F इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान क्या होगा N1, यहाँ होगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। एक फॉर्मूला ये भी हो गया। और क्या हो गया बेटा 1 बाई F इक्वल टू क्या हो सकते हैं N2 बाई N1 माइनस N1 बाई N1, अलग अलग लिख सकते हैं बेटा। और यहाँ क्या होगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। N1 से N1 कैंसिल, 1 बाई F इक्वल टू N2 बाई N1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, माइनस इसकी वैल्यू आ गया 1। यहाँ क्या होगा बेटा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। दिस इज द क्या सकते हो, दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। यही इक्वेशन क्या कहता है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सो पॉज द वीडियो एंड टेक ए स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। अब बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन का। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, पढ़ के आए हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब जानते हो क्या होता है, कितना मैग्निफाइड इमेज बना है, कितना छोटा या कितना बड़ा, इसके बारे में जो बताया उसी को बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है बेटा आप जानते हो साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज अपान क्या पढ़ते हैं हम लोग साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी m इक्वल टू एच आई अपान एच ओ इक्वल टू वी अपान यू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर। अब आगे बात करते हैं पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस पढ़ के आया क्लास 10 में, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं। पावर ऑफ ए लेंस, लेंस की क्षमता क्या होती है भाई, P इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 1 बाई F, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ ए लेंस। यानी यहां पे क्या करेंगे, अगर मैं इसकी यूनिट बात करूं तो इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है। अगर मैं ये मीटर के जगह सेंटीमीटर में करूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा P इक्वल टू 100 बाई F, क्योंकि हम बोलते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। आगे बोल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस को कंबाइन कर दिया जाता है पावर क्या जाता है, अगर मैं दो लेंस को कंबाइन कर दूं तो पावर क्या हो जाएगा 1 बाई P इक्वल टू क्या होगा P1 प्लस P2 एंड सो ऑन। क्लियर। तो रे ऑप्टिक्स में आज के वीडियो सेशन में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में रे ऑप्टिक्स पार्ट 5 में लाऊंगा। रे ऑप्टिक्स पार्ट 4 यहीं पे खत्म होता है आप लोगों का। पार्ट 4 के जैसे पार्ट 3 देख लीजिएगा, पार्ट 4 के यहाँ खत्म करते हैं, पार्ट 5 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 5 में आप लोग का आने वाला है प्रिज्म, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक से, और पार्ट 5 पे ही आपका एंडिंग हो जाएगा। फिर रे ऑप्टिक्स के बाद आपका चलेगा वे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स के बाद फिर ड्यूअल नेचर और एटम न्यूक्लियाई, फिर सेमीकंडक्टर। इसी तरीके से सेशन को खत्म करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।